हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑन। जब हम पीएचडी करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन जो बार बार हमें परेशान करता है, हाउ वी आर गोइंग टू राइट द थीसिस। क्योंकि जब हम पीएचडी करते हैं तो उस वक्त हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हम क्या करेंगे। फिर दिमाग के अंदर क्या होता है कि इतनी ज्यादा हलचल होती है कि हम थीसिस कैसे लिखेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए है, आपको बताएगी कि थीसिस आपने किस तरह से लिखी। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपने थीसिस किस तरह से लिखना है, मैं आपको अपनी ऐप के बारे में बता देती हूँ। एडुसम ऐप है मेरी, जो कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी जो है आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसी तरह ये जो स्टूडेंट नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत रेलेवेंट है। यहाँ पे हम लाइव सेशन के द्वारा, रिकॉर्डेड वीडियोस के द्वारा, रिटन नोट्स के द्वारा, टेस्ट सीरीज के द्वारा, इवन जो प्रैक्टिस सीरीज है उसके द्वारा जो है स्टूडेंट्स को प्रॉपरली जो है मतलब एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो डिस्क्रिप्टिव नोट्स के साथ समराइज नोट्स भी दिए जाते हैं। तो अगर इस ऐप को आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। अब कंफ्यूजन हमेशा होता है हाउ टू राइट थीसिस, मतलब दिमाग के अंदर, क्योंकि जब हम पीएचडी करते हैं तो जनरली ज्यादातर, क्योंकि जब हम पीएचडी करते हैं तो ज्यादातर खत्म होएगी पीएचडी की नहीं खत्म होएगी, ये क्वेश्चन बार बार दिमाग के अंदर होता है। हर एक स्टेप जब क्लियर हो जाता है फिर होता है दूसरा स्टेप हम कैसे करेंगे, तीसरा स्टेप कैसे करेंगे। तो ऑलवेज स्टक विद द क्वेश्चन हाउ टू राइट द थीसिस, व्हाट इज द राइट वे टू राइट द थीसिस। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि आई रोट माई थीसिस जस्ट इन 30 days, इवन लेस देन दैट। हाउ? क्योंकि मैंने अपना जो पीरियड था, जैसे मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, मैंने बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स अटेंड की। तो वर्कशॉप से अटेंड करने का ये बेनिफिट हो जाता है कि आप लोग एक्सपर्ट की कंपनी में आ जाते हो और एक्सपर्ट से आपको बहुत ज्यादा जो है गाइडलाइंस मिल जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि पीएचडी जो है एक फॉबिया नहीं है, पीएचडी को हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आप भी जो है आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपके जो टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी वर्कशॉप लगती है तो उस वर्कशॉप को जरूर लगाइए। क्योंकि जितना ज्यादा आपका नेटवर्क इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा आपको पीएचडी करने में इजी होता है। क्योंकि जब मैंने पीएचडी में कर रही थी तो उस वक्त मैंने काफी सारी वर्कशॉप लगाई और वहां पे जाके मैंने देखा कि जो एक्सपर्ट आते थे और उनका टॉपिक और मेरा टॉपिक मैच करता था। तो मुझे लगता था, बड़ी ग्रेट सी फीलिंग आती थी कि ग्रेट लोगों ने भी इस टॉपिक पे किया है तो मैं भी उसी टॉपिक पे कर रही हूँ। तो डेफिनेटली वहां से मुझे काफी हेल्प हुई। और उसी तरह क्या है कि मैं जो है अपना फ्री टाइम जो है उसको बहुत यूटिलाइज करती हूँ, वेस्ट नहीं करती। तो आप भी अपने फ्री टाइम पीरियड का जो है काफी यूटिलाइज कीजिए, कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आपके पास जो आपका जो क्वेश्चन है वो रिस्पोंडेंट के पास किया गया गया हुआ है तो वहां पे क्या है कि जो अपना इंट्रोडक्शन है उसका क्यूरी लिख लीजिए। तो जब अब देखो कि जब मेरा सब कुछ हो गया था तो मेरे पास पहले से एक रफ ड्राफ्ट रेडी था जिसको जस्ट पॉलिश करना था, इसीलिए मुझे 30 days से लेस टाइम लगा। देखो जब हमारा स्नॉप्सिस रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टार्ट कलेक्टिंग वेरियस रिसर्च पेपर्स जो आपके स्टडी के साथ मैच करते हैं। हो सकता है तो आप कोई वर्कशॉप भी लगा लीजिए। उससे भी क्या होता है कि आपको काफी सारी क्लैरिटी हो जाती है। रिसर्च पेपर जो है क्वालिटी के होने चाहिए और उसके बेसिस पे हर एक रिसर्च पेपर को अच्छी तरह से स्टडी करो। देखो रिसर्च पेपर के अंदर किन चीजों को हाईलाइट किया गया है, कहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है, किस तरह का क्वेश्चन यूज करना है, किस तरह के उन्होंने स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए हैं। और एक आप रफ अपना लिटरेचर रिव्यू जो है लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू साथ साथ चलता रहेगा। उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है कि अगर हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, ये सब कुछ देखो जो लिटरेचर रिव्यू है ये हमें सब कुछ गाइड करता है कहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है। जैसे मेरा डाटा जो था सेकेंडरी था तो उसके अंदर क्या था कि सब कुछ लिटरेचर रिव्यू ने बता दिया कि यहाँ यहाँ से सोर्सेज है, यहाँ से आप डाटा कलेक्ट करें। तो लिटरेचर रिव्यू ने मुझे हिंट दे दिया था। बट अगर आपका क्या है कि लिटरेचर रिव्यू जो है
जो है अपने क्वेश्चनर के द्वारा करना है, तो आप देखो कि जो लिटरेचर रिव्यू आपकी स्टडी के साथ मैच करता है, वो क्या कहता है कि किस तरह का क्वेश्चनर यूज किया है, क्या वो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर है, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो डेफिनेटली अगर स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट है तो स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट को आपको सर्च करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर क्या है कि वहां पे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन नहीं है, तो लिटरेचर रिव्यू से क्या है कि आपको कुछ कुछ पार्ट्स के जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को कंपाइल करके आप अपना क्वेश्चन जो है बना लीजिए, अपने गाइड के साथ डिस्कस कीजिए। उसके साथ फिर से कोई अगर वर्कशॉप आती है जो क्वेश्चन के ऊपर ही है, तो वहां पे जाके एक्सपर्ट के साथ भी आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन जो है सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो ये सारी चीज़ों में देखो जो आपका लिटरेचर रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा गाइड करता है, वो आपका फ्रेंड होता है जो आपको हर स्टेप के अंदर गाइड करता है। ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स देखा है कि वो लिटरेचर रिव्यू स्टडी नहीं करती, लिटरेचर रिव्यू के अंदर उनको लगता है कि कट कॉपी पेस्ट कर दो, ऐसा नहीं है। आप लिटरेचर रिव्यू को घोल घोल के पी लीजिए। यहाँ पे फ्रेम योर क्वेश्चनर विद द हेल्प ऑफ गाइड। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको किसी एक्सपर्ट की कोई वर्कशॉप जो क्वेश्चनर के ऊपर हो कि किस तरह से हम क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फ्रेम आउट करते हैं, वो वर्कशॉप लगा लीजिए। उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चनर रेडी हो जाएगा। फिर उसके बेसिस पे आप पायलट स्टडी कीजिए। फिर देखिए कि पायलट स्टडी जो है वो, अब जो पायलट स्टडी की है वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चनर के अंदर जो है अगर कोई मॉडिफिकेशन है, रिवीजन है, तो वो कर लीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि इसको रिस्पॉन्डेंट से किस तरह से आपने फिल करवाना है। मीन टाइम जब आपका डाटा कलेक्ट हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जो होता है दैट इज द फेस ऑफ थीसिस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही जो इसकी पॉलिशिंग होती है जब हमारा डाटा एनालिसिस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के चैप्टर को रीपॉलिश करते हैं। इंट्रोडक्शन का चैप्टर तो इतनी बार पॉलिश होता है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो इंट्रोडक्शन कुछ और ही होता है, बहुत अच्छा बन चुका होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि देखो जब जब आपने उस वक्त उस पीरियड को आपने यूटिलाइज करके, यहाँ पे मैं स्टेप बता रही हूँ कि अपना साथ साथ रफ ड्राफ्ट, ये नहीं है कि हम पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, क्योंकि जब आपने एक इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे आपका जो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, जो आपकी जिस प्रॉब्लम के बारे में मतलब रिसर्च है, उस प्रॉब्लम की थ्योरी जो आपने बुक्स और जर्नल से लिखनी है, उसका एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए। उसके बाद जब आपका डाटा कलेक्शन हो जाता है, डाटा एनालिसिस हो जाता है, फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है कि रिसर्च मेथडोलॉजी, क्योंकि डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस के बाद हम रिसर्च मेथडोलॉजी लिखते हैं, जिसके अंदर हम हाईलाइट करते हैं कि हमने डाटा जो है कहाँ से कलेक्ट किया है, कौन से स्टेटिस्टिकल टूल्स लगाए हैं। अब देखो जब आपका ये काम हो जाता है, उसके बाद दोबारा से फिर से इंट्रोडक्शन चैप्टर पे हो, इंट्रोडक्शन चैप्टर को रीपॉलिश करो। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने थीसिस किस तरह से लिखना है। देखो थीसिस का टाइटल पेज होता है जहाँ पे लिखा होता है, पहले टाइटल लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखा होता है कि थीसिस प्रेजेंटेड टू जिस इंस्टीट्यूशन को हमने जमा करवाया है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आपने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जैसे हमारा मैनेजमेंट का है, फिर उसके बाद रिसर्च सुपरवाइजर के साइन जो स्टूडेंट ने सबमिट किया है, फिर उसके बाद जिस इंस्टीट्यूशन को आपने जमा करवाया है उसका लोगो, और पहले डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, फिर उसके बाद सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट कि जो कैंडिडेट है उसने रिसर्च खुद की है, उसके बाद सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट जिसके अंदर कैंडिडेट जो है काफ़ी सारे जो लोग उसको रिसर्च के अंदर हेल्प करते हैं उनको वहाँ पे वो जो है बेसिकली अपना ग्रेटिट्यूड जो है एक्सप्रेस करता है। उसके बाद देखो ये जो इंडेक्स है यहाँ पे चैप्टर टाइटल पेज नंबर, जैसे डिक्लेरेशन, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट, टेबल्स जो है, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ ग्राफ। उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जैसे कुछ डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं तो उनका भी जो मतलब उनके बारे में भी थोड़ी सी जो ग्लॉसरी होती है वो यहाँ पे जा सकती है। फिर उसके बाद जैसे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देखो जैसे ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमारी रिसर्च की बैकग्राउंड है 1.1, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया है कि मेरा जो थीसिस था इंडियन आईपीओ के ऊपर था, तो इंडियन आईपीओ प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। तो यहाँ पे 1.21 के अंदर जैसे सारा मैंने आईपीओ प्रोसेस बताया था, तो वहाँ पे 1.21 है, जैसे 1.22 इस तरह से जो सारा प्रोसेस था। उसके बाद ये इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, इस तरह से देखो जो चैप्टर 1 है
तो उसके साथ जब जब हम आगे सब टॉपिक करते जाएंगे तो वहाँ पे 1.1, अगर उसके भी आगे सब टॉपिक है तो 1.11, तो इस तरह से। उसके बाद देखो जो हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है उसके अंदर 1.3 जो है दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, 1.4 जो है रिसर्च प्रॉब्लम जो आपकी प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसके अंदर आपने लिटरेचर व्यू से आइडेंटिफाई किया होता है कि ये वेरिएबल्स हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपने देना होता है। फिर आपकी स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या है, रिसर्च अप्रोच आपने क्या यूज़ की है, फिर उसके बाद आपने जो थीसिस का आउटलाइन है वो देना है, फिर उसके बाद आपने रेफरेंसेस लिखने हैं। सेकेंड चैप्टर जो है दैट इज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसके अंदर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, रिसर्च गैप, रिसर्च क्वेश्चन, फिर उसके बाद कंसेप्चुअल मॉडल्स एंड हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद उसको समराइज करते हो कि जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है उसके अंदर से आप क्या, जैसे मेरा यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ इंपेरिकल फ्रेमवर्क, तो जो भी आपका है उसी के मुताबिक आपने ये सेकेंड चैप्टर जो है लिख लेना है। फिर उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, देखो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये सब जब हमारा डाटा जो है एनालाइज हो जाता है, उसकी जो हम हमारी फाइंडिंग होती है जब हम वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आते हैं। और जैसे जैसे हम जो जो डाटा जहाँ से कलेक्ट कर रहे होते हैं वो हम डायरी के अंदर लिखते जाते हैं कि ये सोर्स से हमने डाटा लिया है। उसके बाद हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को लिखते हैं, इंट्रोडक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी की, स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी का स्कोप क्या है, किस तरह की रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने यूज़ की है, किस तरह का सैंपल लिया है, किस तरह से हमने डाटा कलेक्ट किया है, किस तरह के स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए हैं, अगर जैसे आपका सर्वे है तो किस तरह से आपने इंस्ट्रूमेंट जो क्वेश्चनर है वो डिज़ाइन किया है, उसकी पायलट स्टडी, और किस तरह से आप जो डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस है उसके अंदर स्टैटिस्टिकल टूल्स किस तरह से लगाओगे। और अगर आपने क्वेश्चनर है तो आप रिस्पॉन्डेंट का डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी दे सकते हो, कंक्लूडिंग रिमार्क एंड रेफरेंसेस। इस तरह से आपका थर्ड चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जैसे यहाँ पे मेरे दो चैप्टर्स थे, फोर्थ एंड फिफ्थ। मेरा एक शॉर्ट रन परफॉर्मेंस पे था, एक मेरा लॉन्ग रन परफॉर्मेंस पे। तो आपने यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव वाइज जो है यहाँ पे सारा कुछ जो है उसका एनालिसिस करते जाना है, फिर उसके बाद उसको समराइज कर देना है। हर एक चैप्टर के बाद आपने रेफरेंसेस देने हैं। देखो यहाँ पे जैसे फोर्थ है तो इसकी हमने रेफरेंसेस भी अगर यूज किए हैं तो वो भी देने हैं। समरी इस जो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है इसका हमने ऑब्जेक्टिव वाइज जो है एनालिसिस करना है, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने हैं, उनके इंटरप्रिटेशंस लिखनी है, फिर उसके बाद हमने समरी भी प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद देखो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होता है समरी फाइंडिंग एंड इम्प्लीकेशन, जो कि लास्ट चैप्टर होता है। इसके अंदर हमारे जो रिसर्च है उसकी इंट्रोडक्शन, फिर हमने जो जो ऑब्जेक्टिव वाइज इंटरप्रिटेशंस की हैं उनकी समरी एंड फाइंडिंग, फिर उसकी थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस क्या है, लिमिटेशन हमने क्या फेस की है, फर्दर रिसर्च डायरेक्शन हम क्या देख सकते हैं जिसके ऊपर रिसर्च हो सकती है, ये चीज़ें हमने कवर नहीं की है, ये चीज़ें फ्यूचर के अंदर सर्च हो सकती है, फिर उसकी कंक्लूजन क्या है, फिर उसके बाद रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। यहाँ पे आपका थीसिस जो है तैयार हो जाए। तो आपने जब भी देखो क्या है कि थीसिस जब आपने लिखना है तो उसके अंदर बेटर ये होता है कि आपकी स्टडी के साथ जो मैच करते थीसिस हैं, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉरेनर्स हैं, आप दो दो कॉपी जरूर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको एक टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, वो टेम्पलेट से क्या होता है कि आपको थीसिस लिखना आसान हो जाता है।